नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, बीटीसी या कोई भी ऐसा कोर्स जो शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। इसके पिछली क्लासों में हमने पाश्चात्य दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी के प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद के बारे में जाना था, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। उसी क्रम में चलते हुए आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। तो प्रयोजनवाद जो शब्द है ये प्रैग्मा शब्द से बना है। प्रैग्मेटिज्म जिसको हम बोलते हैं, प्रैग्मा शब्द का जो मीनिंग निकल के आता है वो होता है किया गया कार्य। जैसे कि यहाँ देखो हमने लिख रखा है कि प्रयोजनवाद बना है प्रैग्मेटिज्म से, और प्रैग्मेटिस्ट शब्द जो बना है वो प्रैग्मा से, और प्रैग्मा शब्द की जो मीनिंग निकलती है किया गया कार्य। तो इस प्रकार ये दर्शन कहता है कि जो भी आप कार्य करते हैं और जब उसको जांच लेते हैं और वो सत्य साबित होता है आपके लिए, तो वही है प्रयोजनवादी विचारधारा। अब इस शब्द का यूज करने वाले जो सबसे पहले थे वो थे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, जिसको हम शार्ट में सीपी पियर्स भी बोलते हैं। और उसी के क्रम में आगे चलते हुए सीपी पियर्स के बाद इस वर्ड का यूज किया था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स के बाद इस वर्ड को फिर व्यापक तरीके से जो यूज किया वो थे जॉन डीवी। तो जॉन डीवी इसके फाउंडर माने जाते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में जो वीडियोस थे मैंने बताया था कि जिसकी वजह से जो दर्शन ज़्यादा प्रसिद्ध होता है तो उसी को ज़्यादातर लोग फाउंडर मानते हैं। तो सेम यही चीज़ इस दर्शन के साथ है कि इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो जॉन डीवी हैं। तो प्रयोजनवाद का अगर जन्मदाता या फाउंडर माना जाता है जिसके कारण प्रसिद्ध हुआ है तो वो हैं जॉन डीवी। अब ये दर्शन क्या कहता है एक लाइन में समझ लेते हैं। तो ये दर्शन कहता है कि परिवर्तनशील है ये सत्ता। सीधी भाषा में ये कहता है कि चीजें जो भी हैं वो हमेशा बदलती रहेंगी, कोई भी चीज स्थायी नहीं रहेगी। किसी कारण यह दर्शन क्या करता है कि किसी भी पूर्व निर्धारित सत्य को, मूल्य को, विश्वासों में वो कोई भरोसा नहीं रखता। वो कहता है कि जब तक हम जांच नहीं लेंगे या हम टेस्ट कर लें या प्रयोग कर लें, अपने अनुभव द्वारा हम जांच लें, और जब वो मेरे लिए सही साबित हो जाएगी तभी वो चीज़ सही है। तो यह इकलौता दर्शन है कि जो बदलती हुई सत्ता को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ता है कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं हम जांचेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि यह दर्शन इकलौता दर्शन था जिसने आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों का विरोध किया। आदर्शवाद क्या होता है कि ईश्वर के भरोसे बालक को छोड़ देता है, ठीक है। और प्रकृतिवाद क्या करता है कि बालक को स्वतंत्र छोड़ देता है, जहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, उसके साथ बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ थी कि प्रकृतिवाद में वैज्ञानिक विधि को लाया गया था, लेकिन फिर भी उसके जो प्रयोग थे वो अमनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। तो उसके खिलाफ भी क्या था कि आदर्शवाद था, सॉरी प्रयोजनवाद ने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। तो इसी कारण क्या था कि यह दर्शन है जो किसी भी पूर्व निर्धारित सत्यों को, मूल्यों को या आपके जो बिलीव्स हैं उनको नहीं मानता है। एक चीज़ को मानता है, परिवर्तनशील अथॉरिटी है यानी चेंजेबल अथॉरिटी है, और जैसी चीज़ें बदलेंगे तो मूल्य, विश्वास, चीज़ें उसके अनुसार बदल जाएंगी। तो अब आ जाते हैं कि जैसे इसमें सबसे पहले जो इसके फाउंडर्स, जो इसका पहला यूज करने वाले आते हैं इस शब्द को, प्रैग्मेटिस्ट को, सीपी पियर्स। तो सीपी पियर्स कहते हैं कि सत्य संबंधी जितनी भी धारणाएं हैं वो सभी अस्थाई हैं। वो खुद कह रहा है कि सत्य जो हम मानते हैं वो फिक्स नहीं है, वो अस्थाई है। दूसरी चीज क्या कहता है कि वो बदलती रहते हैं, यानी उसमें क्या होगा, परिवर्तन होता रहता है, और व्यवहार के साथ उसका अर्थ बदल जाता है। कि देखो, सैद्धांतिक रूप से हम किसी चीज को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन व्यवहारिकता में हर चीज को क्यों नहीं लागू कर पाते हैं, क्योंकि वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे इसका सबसे अच्छा आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग कई लोगों के पास फोन करते होंगे, ठीक है। हर कोई आपका फ़ोन नहीं उठाता होगा। कई लोग कहते हैं कि अरे यार भैया फ़ोन देखे नहीं, हम बाद में कॉल किए थे इसी वजह से। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो आपके कॉल को देखे होते हैं लेकिन बस उस समय वो उठाना नहीं चाहते हैं, और आपको वो झूठ बोल देते हैं कि समस्या से बचने के लिए कि चलो बला टल जाए या जो भी था वो हल हो जाए। तो अब क्या था, तुमने उसी चीज़ को था सत्य माना जो उन्होंने बताया, लेकिन वो एक्चुअल में सत्य नहीं था। यही कारण था कि ये दर्शन किसी भी पूर्व निर्धारित सत्यों को, मूल्यों को, बिलीफ्स को नहीं मानता था। और यही चीज़ से हम कहते हैं सीपी पियर्स की सत्य संबंधी जो धारणाएं हैं सभी अस्थायी हैं, परिवर्तनशील हैं, और व्यवहार के साथ अर्थ बदल जाता है। दूसरे इसमें फिलोसफर हैं विलियम जेम्स। वो खुद कहते हैं कि सत्य अनेक हैं, वो खुद कह रहा है कि सत्य एक नहीं होता है। और दूसरी चीज़ वो निर्मित होते हैं कि भाई सत्य एक नहीं है,
अनेक होते हैं वो निर्मित होते हैं। जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब मैं जंगल गया, मैंने कह दिया कि भैया जंगल में मोर नाचा बहुत सुंदर था, मैंने देखा है। अब एक्चुअल में मैंने देखा है या नहीं देखा ये तुमको थोड़ी पता है, हमने तो आके बोल दिया। तो ये क्या था? मैंने इस सत्य का निर्माण किया। तो यही चीज कहा जाता है कि सत्य अनेक है वो निर्मित होते हैं। और दूसरी चीज कहता है आगे इसमें विलियम जेम्स कि कोई भी कथन हम जब देते हैं तो वो ना तो सत्य होता है ना असत्य होता है, जब तक उसको हम परीक्षण के द्वारा सत्यापित ना कर दें, यानी हम टेस्ट ना ले लें, ठीक है, जब तक हम उसको जांच ना लें, और जांच के द्वारा जब वो सत्यापित हो जाएगा तब वो सत्य बनेगा या तो असत्य बनेगा। इसी क्रम में आगे चलते हुए डीवी कहते हैं कि जो मानव का मस्तिष्क है और जो नॉलेज है वो उपकरण की तरह काम करता है, कि दोनों को मिला के एक उपकरण बनता है जो कि थिंकिंग प्रोसेस में क्या करता है कि जब आपकी विचार प्रक्रिया में जब काम करते हैं, तो उसने क्या किया था कि डीवी ने एक विधि दी थी, प्रयोगशाला विधि। तो उसी चीज को मानता है कि जब मस्तिष्क और ज्ञान मिलते हैं तो थिंकिंग प्रोसेस होता है, और जब थॉट प्रोसेस होता है तो उसके जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है कि प्रयोगशाला विधि के जैसे होते हैं, कि यानी जो उसमें स्टेप बाय प्रॉब्लम आएगी उसकी हम हाइपोथेसिस बनाएंगे तो उसके जैसा होता है। तो उसने कहा कि ये जो होता है वो प्रयोगशाला के इसमें सारे चरण होते हैं। अब इस दर्शन की अगर हम बात कर लें कि मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा क्या होती है, तो तत्व मीमांसा की बात करें तो ये भौतिक जगत को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि क्रियाशीलता के आधार पे, क्योंकि मानव एक क्रिया युक्त प्राणी है, वो कोई न कोई एक्टिविटीज करता रहता है, तो क्रियाशीलता के आधार पे इन्होंने माना, जिससे व्यवहारिक सत्ता का उत्पन्न होता है। और इन्होंने कहा कि स्वयं अनुभव ही एकमात्र सत्ता है, कि अगर आप खुद को किसी चीज को एक्सपीरियंस करने में है कैपेबल, तो वही एक अथॉरिटी जो है सही है, बाकी किसी चीज को नहीं मानते। ज्ञान मीमांसा में इन्होंने कहा था कि प्रयोगात्मक विधि हो या आप अपने अनुभव द्वारा या किसी परीक्षण के द्वारा किसी चीज को हम सत्यापित कर दें, मतलब इन्होंने 3 एस्पेक्ट दिए, या तो आप प्रयोगात्मक विधि को यूज करें, साइंटिफिक मेथड जो इनका था, या तो परीक्षण के द्वारा कि हाँ हमारी अपनी बातों की सत्यता जाती, या तो आपके अनुभव को ये चीज लग जाए कि हाँ चीज सही है। और लास्ट में आता है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा में ये कुछ नहीं, सीधे सीधे जो इनकी थीम है कि परिवर्तनशीलता, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि समाज जो है वो बदलेगा, बदलाव उसमें निरंतर होगा। और इसी कारण उसमें एक चीज और जोड़ते हैं कि फिर अनुशासन में आता है भाई, कि अनुशासन कैसा होगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो ये इस चीज में सामाजिक अनुशासन को लेके चलते हैं। देखो अगर एकदम साधारण भाषा में कहा जाए तो ये कहता है कि जो जितनी भी सत्य संबंधी धारणाएं हैं या जो भी चीजें हैं, वो कोई भी चीज अभी बन के तैयार नहीं है, वो अभी भी बन रही हैं। वो ये इसका ये मानना है इस दर्शन का कि जो भी चीज हम मान रहे हैं वो अभी क्या है, प्रोसेस में है। और जब कोई चीज प्रोसेस में है तो वो क्या होगी, वो पूर्ण यानी कंप्लीट नहीं है। ये इस दर्शन की थीम लाइन है कि जो चीजें चल रही हैं वो प्रोसेस में हैं। अब आ जाते हैं इनकी इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ये दर्शन कहता है, यानी इसमें एक नाम जो फेमस है, फाउंडर है जॉन डीवी, तो उन्होंने कहा जब शिक्षा के उद्देश्यों की बात की गई तो उसने कहा कि शिक्षा का तो कोई उद्देश्य ही नहीं होता, उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे शिक्षा के इस दर्शन में शिक्षा के आपके कोई उद्देश्य नहीं मिलेगा। जब हम पाठचर्या की बात करते हैं तो पाठचर्या के भी यहाँ, जैसे कि हर विषय में, सॉरी हर फिलॉसफी में हमने देखा था कि कोई न कोई विषय हमको मिलते थे, जैसे फिजिक्स मिल रहा है, केमिस्ट्री मिल रहा है, गणित मिल रहा है, ठीक है, भूगोल मिल रहा है, इतिहास मिल रहा है, संस्कृत मिल रहा है, कला साहित्य मिल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इन्होंने इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, पाठचर्या निर्माण के कुछ आधार थे इनके पास, जो इन्होंने यूज की थी। जैसे कि सबसे पहले रुचि का सिद्धांत, भाई बालक की रुचि किस चीजें होनी चाहिए। दूसरी, उपयोगिता का सिद्धांत, भाई बालक के लिए यूजफुल होना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत, कि हम चीजों को एकीकृत करके सिखा सकें। रुचि हो गया, उपयोगिता हो गया, कौन सा छूट रहा है, क्रिया का, कि बालक को हमें क्या करना है, करके सिखाना है, ऐसा नहीं कि हमने किताबी ज्ञान दे के उसे रट्टू तोता नहीं बनाना है। और
सबसे बड़ी चीज है कि आवश्यकता अनुसार। कुछ बुक्स में तुम्हें 5 से ज्यादा मिलेंगे, 6 मिल सकते हैं, 7 मिल सकते हैं, लेकिन यही इनके प्रिंसिपल थे कि जब हम पाठ्यचर्या को बनाएंगे तो एटलीस्ट ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले वो बालक के इंटरेस्ट का हो, कि बालक उसमें रुचि ले, उसके लिए उपयोगी होना चाहिए, और जो विषय जितने भी हम रखेंगे उनको इंटीग्रेटेड करेंगे, उनके लिए यूजफुल बनाएंगे, कैसे एकीकृत कर देंगे कि चलो हाँ तुम्हारे लिए क्या होगा, ये यूजफुल साबित हो रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उसकी एक्टिविटीज हों, वो करके सीखने पे ये दर्शन फोकस करता है। और लास्ट में क्या है कि समय काल देश की आवश्यकता अनुसार हम क्या करेंगे, पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं शिक्षण विधि की, टीचिंग मेथड की हम बात कर लें कि किस प्रकार की हमारे पास शिक्षण विधि होगी। तो वो मैंने ज्ञान मीमांसा में बताया ही है कि प्रयोगात्मक विधि यानी साइंटिफिक मेथड, और दूसरी क्या होगी, समस्या समाधान, और डीवी का एक शिष्य था, नाम है किलपैट्रिक, किलपैट्रिक, उसने दी थी प्रोजेक्टिव मेथड यानी परियोजना विधि। तो इन शिक्षण विधियों का, और लास्ट में जोड़ दीजिए क्रिया के द्वारा या करके सीखना या स्वयं स्वयं से अनुभव लेना। तो इन 4 विधियों का ये प्रयोग करते हैं। ये स्टोरी टेलिंग या लेक्चर मेथड का ये बहुत से कम यूज करते हैं। इनका मानना था कि बालक क्या करे, किसी चीज को साइंटिफिक मेथड से सीख ले, या प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, या किलपैट्रिक की परियोजना विधि का यानी प्रोजेक्टिव मेथड का, या तो फिर वो स्वयं अनुभव ले करके सीखे। इनका मानना था कि बच्चे को करके सीखने दो, उसके सामने समस्या रखो, एक पर्यावरण क्रिएट करो, एनवायरनमेंट, जिससे क्या हो कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। अब अगर हम बात कर लें कि इस दर्शन में शिक्षक का क्या रोल था, यानी जो हमारे पास टीचर है टीचर का क्या रोल होगा। अगर याद करो तो आदर्शवाद में टीचर बहुत टॉप पे था, कि उसका प्राइमरी रोल होता था। प्रकृतिवाद में एकदम नीचे गिरा दिया गया, डाउन टू अर्थ कर दिया गया, कि वो सेकेंडरी से भी बुरे रोल पे चला गया। यथार्थवाद में उसकी कुछ सिचुएशन सुधरी, लेकिन प्रयोजनवाद में अच्छी सिचुएशन पे है दोनों। तो टीचर क्या है यहाँ पे मानते हैं कि वो एक पथ प्रदर्शक हो, सक्रिय निरीक्षक हो, सुविधा प्रदाता हो, मित्र की भूमिका हो। तो ये जो दर्शन होता है वो शिक्षक को क्या मान लेता है कि शिक्षक कोई ऐसा नहीं कि जिसको हम एकदम टॉप पे बैठा दें या एकदम जमीन पे बैठा दें। शिक्षक को ये मानते थे कि शिक्षक क्या है, बच्चों का दोस्त बन के सिखाए। कि जैसे अगर तुम फॉरेन में अगर तुम कुछ मूवीज देख रहे होगे तो टीचर और बच्चे बड़े कोलैबोरेट करते हैं, आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। उसमें लगता ही नहीं कि क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके बाद बाहर भी बहुत ढंग से कि हाँ सर, डर नहीं लगा रहता जैसे नॉर्मली होता है ना, कि हम लोग छोटे थे तो बहुत कूटे गए थे, तो टीचर से हम लोग को डर बहुत बना रहता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो शिक्षक यहाँ पे क्या था कि उनके लिए एक पथ प्रदर्शक था, कि मार्गदर्शक की भूमिका निभाता था या गाइडेंस की भूमिका पे रहता था। उनके लिए क्या करता था, सीखने के लिए परियोजना का निर्माण करता था, यानी पर्यावरण का निर्माण करता था, कि हम सिचुएशन क्रिएट करेंगे, तुम सीखो, और अगर तुमसे गलतियां होंगी तो हम सुधार करेंगे। और जबकि प्रकृतिवाद में जस्ट अपोज था कि वो सुविधा प्रदाता तो था, कि बालक को क्या चाहिए वो दो, लेकिन उसके बाद उसको कोई छेड़खान करने की, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने का हक नहीं था। लेकिन यहाँ पे उसे वो सारी छूट हैं। तो शिक्षक की स्थिति यहाँ पे अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शिक्षक का ये होना चाहिए कि शिक्षक जो है वो बालक की जो संभावनाएं हैं, बालक की जो शक्तियां हैं, उसमें उसका बिलीव्स होना चाहिए कि तुम कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि छात्र को अगर अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, उतना ही भरोसा शिक्षक को होना चाहिए कि नहीं मेरा बच्चा कर लेगा। अब बात कर ले यहाँ पे स्टूडेंट की क्या सिचुएशन थी। तो हमने जब देख लिया कि शिक्षक की सिचुएशन अच्छी है, तो स्टूडेंट की सिचुएशन अच्छी होगी। और स्टूडेंट के बारे में अगर यहाँ पे एक लाइन में कहा जाए तो ये कहते हैं कि बालक क्या है, अनुभव का केंद्र है। ठीक है।
और अगर ये वो अनुभव करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, अगर वो सक्षम नहीं है तो जो स्टूडेंट है वो कभी सीख नहीं पाएगा, क्योंकि इनके यहाँ क्या है, अनुभव को बहुत महत्व दिया जाता है। अनुभवों के आधार पर भी पाठ्यचर्या के निर्माण की बात करते हैं कि आपके एक्सपीरियंस के आधार पे। अब अगर तुम ये एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे तो लर्निंग नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि बालक जो है वो कैसा हो, वो एक्सपीरियंस करने वाला, उन चीजों को समझने वाला हो, और अगर वो समझ पाएगा तो नो डाउट वो लर्निंग कर पाएगा। दूसरा, बालक क्या हो कि संप्रेषण की कला से युक्त हो। शिक्षक तो हो ही हो, लेकिन बालक क्या हो, संप्रेषण करने में सक्षम हो। अगर उसके सामने कोई बाधा आ रही है, कोई बात आ रही है, तो वो शिक्षक से जाके बोल सके। ऐसा नहीं कि मूक दर्शक बनकर कि नहीं सर हम नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। जैसे क्लास में क्या होता है ना कि बैक बेंचर्स बैठे रहते हैं, समझ में आया ना आया लेकिन बोलेंगे नहीं कुछ। इसके अलावा कुछ चीजें हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं बालक से कि वो सक्रिय रहे, ठीक है, जिज्ञासु रहे, कि जो चीजें आ रही हैं उनके प्रति उसकी क्यूरियोसिटी रहे कि हाँ मैं करूँगा, मैं देखूंगा। विश्वास करे वो कि मैं कर सकता हूँ। ये क्या है, बालक के गुण माने जाते हैं कि अगर ये सारी चीजें हैं तो बालक क्या है कि एक अच्छा बालक है कि जो लर्निंग कर पाएगा, एक्सपीरियंस कर पाएगा, चीजों को सीख पाएगा। और एक चीज है कि बालक खोजी होना चाहिए, कि अगर नई चीज आ रही है उसके सामने तो वो खोजे, तैयारी करे कि क्या चीज है जो मुझसे छूट रहा है, मैं अभी तक इसको क्यों नहीं जान पाया। तो ये सारे गुण क्या थे, शिक्षक सॉरी बालक के होना चाहिए। इसके अलावा बालक निर्माण में रुचि रखे, कि चीजों को मैं बनाऊं, बिगाड़े नहीं, बनाने में ध्यान देना। कोई चीज होती है इसलिए निर्माण कह रहे हैं, किसी चीज को बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ने में क्या है कि उसका एक पुर्जा, अगर जैसे कोई रेडियो ले लो, रेडियो का एक पुर्जा अगर हटा दो बिगड़ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। लेकिन बनाने में सोचो कि उसका जो ढांचा बनाता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, कितनी मेहनत लगती है। तो इसी चीज कहते हैं कि बालक क्या हो कि निर्माण करने वाला हो, डिस्ट्रॉय यानी बिगाड़ने वाला ना हो। अब विद्यालय की बात कर लें इस दर्शन में कि विद्यालय कैसा होगा। तो यहाँ विद्यालय को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान मिला है, और डीवी कहता है कि जो विद्यालय है, डीवी का स्टेटमेंट है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये स्टेटमेंट है डीवी का, भाई जॉन डीवी का। डीवी कहता है कि जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है। समाज का लघु रूप का मतलब है कि समाज में जो भी एक्टिविटी हो रही हैं वो छोटे टर्म में, क्योंकि देखो समाज क्या है, 24 घंटे एक्टिवेट रहता है भाई, दिन रात हर समय कोई ना कोई क्रिया होती रहती है, कोई ना कोई मिलता जुलता रहता है। विद्यालय के पास एक निश्चित समय, एक निश्चित दिन होते हैं कि भाई हफ्ते में 5 दिन खुलेगा या 6 दिन खुलेगा, और बाकी जो छुट्टियां हैं छुट्टियां हैं। तो इसीलिए कहता है कि जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है, वो सारी क्रियाएं विद्यालय में होती हैं जो समाज में होती है। और दूसरी चीज इन्होंने कहता है, डीवी कहता है कि जो विद्यालय है एक जीवित प्रयोगशाला है, ठीक है, कि जीवित प्रयोगशाला है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हैं, वो जीवित हैं, कोई मृत प्रयोगशाला नहीं कि हम ला के चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके बुरा हुआ तो फेंक देंगे। सभी चीजें अच्छी हैं, सभी में तुम्हें अच्छाई देखनी है और उनको क्या होना है, अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रयास करना है। अनुशासन की बात करें अगर, तो यहाँ पे सामाजिक अनुशासन था, पहले से ही था कि सामाजिक अनुशासन होगा। और इसके अलावा भी इसमें कुछ चीजें थी कि अनुशासन में उन्होंने 4 एलिमेंट्स दिए थे कि पहली चीज अनुशासन क्या है, पहला जो इसमें होगा कि छात्र, भाई इसी को अनुशासन में हमें रखना है, कि रखना किसे है अनुशासन में, छात्र को। पहला एलिमेंट था कि भाई हम छात्र को अनुशासन में रखेंगे। दूसरी चीज हम ये खुद कहते हैं कि भाई क्यों रखना है, ठीक है, इसका जवाब दो। भाई चलो हम रखेंगे किसको, छात्र को रख रहे हैं, फिर क्यों, क्यों रखना है, इस चीज का जवाब दो। और तीसरा, कहाँ रखेंगे, तो वो होता है हमारे पास सामाजिक वातावरण, कि भाई हम उसको बालक क्या होगा, एक सामाजिक वातावरण में रखेंगे। और लास्ट में चौथी चीज जो होती है वो है अनुशासन का स्वयं एवं उसकी बाह्य नियंत्रण, कि जो अनुशासन होगा उसकी प्रकृति 2 प्रकार से होगी, या तो वो स्वयं से नियंत्रित करेगा
या तो बाह्य। स्वयं से मतलब होता है कि वो अपनी आंतरिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हो जाएगा कि चलो भाई मुझे गलतियां नहीं करना है, कंट्रोल में रहना है। और बाह्य जब आ जाएगा तब ये सामाजिक अनुशासन, समाज के द्वारा जो उस पे गलतियां अगर करता है तो जो दंड होंगे, जो भी चीजें होंगी वो दी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं इस दर्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, जो वन लाइनर हैं कि क्या है। ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अगर इस दर्शन को साधारण भाषा में फिर से दोहरा रहा हूँ, एक लाइन में कहा जाए तो एक ऐसा दर्शन है कि जो बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार काम करता है कि भैया मुझे अभी जिस चीज की जरूरत हो। जैसे एक इसमें बहुत बढ़िया हमारे यहाँ एक भजन कहा जाता है कि भूखे भजन नहीं, एक युक्त लाइन बोली जाती है कि भूखे पेट भजन न होय गोपाला। तो ये दर्शन उसी चीज को फॉलो करता है। इवन ये एक बार नेट के एग्जाम में सेम यही कोटेशन दे के पूछा था कि ये लाइन किस दर्शन से रिलेट करते हैं। तो ये कहता है कि बालक की पहले आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए, समाज की जो नीड है, जो इम्पोर्टेंस है, पहले उसको पकड़ो। अगर जब तक वो पूरी नहीं होंगी तो तुम्हें समाज को कुछ भी दे दो, क्या मतलब है। अगर अब तुम्हें भूख लगी है और मैं कह दूं आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पेपर में क्या आने वाला है, तुम्हें नहीं फर्क पड़ेगा भाई, उसमें तुम्हारा पूरा ध्यान भूख पे है कि भैया पहले मेरी पेट पूजा हो जाए। यानी इसको अब हम शिक्षा शास्त्र की भाषा में कहा जाए तो तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। कि उस समय की बालक की या समाज की, मतलब जिसके संदर्भ में यूज किया जाएगा कि हम बालक के संदर्भ में कह रहे हैं या समाज के, तो जो तात्कालिक आवश्यकता है पहले उसको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर इसको और आसान कहा जाए तो हमारे सामने जो समस्या पहले आएगी हम पहले उसको निपटाएंगे। ये नहीं कि दूर बैठी जो समस्या है उसके पास परेशान हो जाएंगे, सोचने लग जाएंगे नहीं पहले उसको सॉल्व करें, नहीं, जो सामने हमारे संकट है पहले उसको हम हल करेंगे। तो ये दर्शन इसी चीज को मानता है कि जो चीजें पहले आ रही हैं उनको निपटाएंगे। यानी इसी कारण ये दर्शन क्या होता है कि तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की बात करता है। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ फैक्ट्स जो मुझे लगता है। तो इसमें क्या है, ये मानते हैं कि संसार क्या है, निर्माण की अवस्था में है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मानते हैं कि संसार जो है वो अभी बना नहीं है, वो बस अभी विकसित हो रहा है। यानी अगर एक चीज कहें तो ये अभी भी क्या है, ऑन गोइंग है। भाई अभी चलना है, बहुत चलना है। दूसरी चीज किसी भी की क्या हो, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि तात्कालिक आवश्यकता उसकी पूर्ति करें। जो मेरी तात्कालिक आवश्यकता है हम पहले उसकी पूर्ति करते हैं। यहाँ पे छात्र और शिक्षक इक्वल आ जाते हैं कि छात्र और शिक्षक का स्थान एक जैसा है, उसमें कम ज्यादा नहीं कि भाई मैं ज्यादा जरूरी हूं या तुम ज्यादा जरूरी हो। नैतिक मूल्य की अगर ये बात करते हैं तो इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो भी नैतिक मूल्य हैं, जो भी हमारा सत्य है, जो भी हमारे विश्वास हैं, वो समय, समाज, देश के अनुसार होंगे। यानी जिस समय जैसी नीड होगी उस तरह के इनके मूल्य होंगे, विश्वास होंगे, बिलीफ्स होंगे। ठीक है कि मतलब समय बदला तो इनके मूल्य भी बदल जाएंगे। ये ऐसा दर्शन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पे मत कहना कि सर ने कहा था, ये दर्शन ऐसा कहता है। वैज्ञानिकता पे बल देते हैं। भाई वैज्ञानिकता के द्वारा हम जिन चीजों को जांच सकते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि सिर्फ एक मानव जगत या इसको आप भौतिक जगत बोल देते हैं वही सत्य है, कोई भी आध्यात्मिक जगत नहीं मानता यह दर्शन। यानी किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल या गॉडली अथॉरिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फिर ये कहते हैं कि शिक्षा अनुभवों के द्वारा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, वो लगातार क्या हो रहा है, आप अनुभव ले रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं तो उसका निर्माण क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। यही कारण इन्होंने शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं बताए थे, क्योंकि जब चीजें बार बार बदल रही एक समय के बाद तो हम क्या उद्देश्य निश्चित कर सकते हैं। लोकतंत्र को मानने वाला ये दर्शन है।
एक सवाल है तुम लोगों के लिए, यहाँ पे एक प्रश्न है कि जॉन डीवी ने बुक्स लिखी थी कुछ जो बहुत फेमस हैं, उनके नाम, जो भी फेमस बुक है उसका नाम जो बताएगा, तो जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें मैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन करूंगा कि हाँ इन्होंने सही जवाब दिया था, या कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा कि इन्होंने सही जवाब दिया है, या अगर सही होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ये दर्शन आदर्शवाद की तरह बालक को ईश्वरीय नहीं मानता, ना ही प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को प्रकृति के भरोसे छोड़ता है। वो कहता है कि बालक एक सामाजिक प्राणी है, यानी कैसा है वो, एक सोशल है। और दूसरी चीज इन्होंने लास्ट है जो मेरे हिसाब से है कि विद्यालय समाज का केंद्र है। तो ये दर्शन हुआ खत्म। ये इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आप पे यहाँ पे वन लाइन में एक्सप्लेन किया, जो कि ये पूरी फिलॉसफी का निचोड़ था कि अभी तक जितना पढ़ाया इसके बारे में। तो ये कुछ 60 लाइनों में कि हाँ ये दर्शन क्या है, किस चीज़ को फॉलो करता है, कैसे काम करता है। फिर से एक बात दोहराऊंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और शिक्षा शास्त्र विषय से कोई भी जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।